रेज में इंक्लूड करेंगे, क्योंकि रीज़न ये है, रीज़न बड़ी सिंपल सी है कि जब ये बन चुके होते हैं तो ये जो कैटाइंस हैं ये कैथोड की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एनोड की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। ये बात ध्यान में रख लीजिएगा। और फिर अगले एक्सपेरिमेंट में गोल्डस्टीन ने यहाँ पे परफोरेटेड कैथोड यूज़ किया था, तो उसने देखा था कि ये जो कैटाइंस थे ये इन परफोरेशंस में से गुजर गए, ये कैनाल्स में से गुजर गए, ये इन चैनल्स में से गुजर गए, जिसकी वजह से इनको कैनाल रेस का नाम दिया गया। ठीक है, ये पॉजिटिव रेस को कैनाल रेस भी कहते हैं। अब तय हो गया कि ये जो कैथोड रेज हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं है, इनको डिस्कवर विलियम क्रुक्स ने किया था और इन कैथोड रेज की E/m वैल्यू फाइंड आउट की थी जे थॉमसन ने। किसने? जे थॉमसन ने। उसके बाद इसने फाइनल किया था कि कैथोड रेज आर इलेक्ट्रॉन्स। फाइनलाइज्ड भी मैं लिख देता हूं, फाइनलाइज्ड बाय हिम, यानी कि जे थॉमसन की बात हो रही है। क्या फाइनलाइज किया कि कैथोड रेज आर एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स। कैसे पता चला? कैथोड रेज की E/m वैल्यू और इलेक्ट्रॉन की E/m वैल्यू टोटली एक दूसरे के इक्वल हैं। ये बात आप लोगों ने जहन में रख लीजिएगा। कैथोड रेज की और इलेक्ट्रॉन की E/m वैल्यू एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल है, बराबर है। तो ये आप लोगों ने अब बात भूलनी नहीं है किसी भी सूरत में। कैथोड रेज और इलेक्ट्रॉन्स की E/m वैल्यू इक्वल है, जिस वजह से इन्हें एक दूसरे के साथ रिलेट किया जाता है। तीसरी बात, इसका नाम इलेक्ट्रॉन किसने रखा था? नेम सजेस्टेड बाय रदरफोर्ड, सॉरी स्टोनी। नेम सजेस्टेड, किस नेम की बात करूं? इलेक्ट्रॉन की। सजेस्टेड बाय स्टोनी। इन कैनाल रेस को, पॉजिटिव रेस को प्रोटॉन नेम सजेस्ट किया था रदरफोर्ड ने। वो मैं यहां पे प्रोटॉन नेम सजेस्टेड बाय रदरफोर्ड। तो जी ये भी बात अब आप लोगों को पता चल जानी चाहिए। मैंने अब आप लोगों को बता दिया इनकी थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में, और अब आप लोगों को ये बात भी ज़हन में रख लेनी चाहिए कि अगर मैं हाइड्रोजन गैस यहाँ पे यूज़ करता हूँ तो ये कैटाइंस के मैस टू चार्ज रेशो डिफरेंट होगी। हीलियम यूज़ करता हूँ तो उसके लिए डिफरेंट होगी। नाइट्रोजन यूज़ करता हूँ तो उसके लिए डिफरेंट होगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो E/m वैल्यू है प्रोटॉन्स की या कैनाल रेस की, डिपेंड किस पे करती है? नेचर ऑफ द गैस पे, क्योंकि मैस डिफरेंट होता है। तो मैं लिख देता हूँ E/m वैल्यू ऑफ प्रोटॉन्स रेस नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करती है। ठीक है बेटा, ये पॉइंट अब आप लोगों ने भूलना नहीं, इस पर मैं स्टार लगा देता हूँ। और अब देखो, जो मर्जी गैस यूज़ की जाए, यहाँ पे जो मर्जी गैस यूज़ कर लो, उसके अंदर से जो इलेक्ट्रॉन निकलना है उस इलेक्ट्रॉन का तो चार्ज और मैस सेम ही होना है, क्योंकि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन हो, हीलियम का इलेक्ट्रॉन हो, या नाइट्रोजन या नियॉन का इलेक्ट्रॉन हो, तो इलेक्ट्रॉन्स की तो चार्ज टू मैस सेम होगा। हाँ, पीछे बचने वाले कैटाइंस का चार्ज टू मैस डिफरेंट होगा। तो मैं कह देता हूँ कि कैथोड रेस की E/m वैल्यू इंडिपेंडेंट टू गैस नेचर, गैस नेचर। उसके बाद आपको पता है जब ये आयोनाइजेशन होती है तो यहाँ पे एक ग्लो प्रोड्यूस होता है, चमक। उसके बाद जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर पहुँचते हैं और इस ग्लास वॉल के साथ हिट करते हैं तो यहाँ पे एक ग्रीनिश सा फ्लोरिसेंस या ग्लो प्रोड्यूस होता है। तो ये जो कलर होता है ग्लो का या फ्लोरिसेंस का, ये डिपेंड करता है कि ग्लास मटेरियल क्या है, यानी कि कैथोड रेज किस मटेरियल, डिस्चार्ज ट्यूब किस मटेरियल का बना हुआ है। तो कलर ऑफ द ये जो ग्लो है यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, ये नेचर ऑफ ग्लास मटेरियल पे डिपेंड करता है। ये सारी डिटेल आपकी बुक में लिखी हुई है। नेचर ऑफ ग्लास मटेरियल पे डिपेंड करता है। क्या कह रहा हूँ? ये जो कलर आपकी बुक कहती है, अगर सिंपल ग्लास है तो ग्रीन कलर होगा, अगर एलुमिना है तो रेड है, अगर टिन स्टोन है तो येलो कलर है। ये आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर लिखा हुआ। प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको ये दिख जाएगा। तो ये थी थोड़ी सी डिटेल जो मैं अपने होनहार तलबा और तालिबात को बताना चाह रहा था रिगार्डिंग टू गैस डिस्चार्ज ट्यूब ऑपरेटर्स। क्या क्या मेन चीज़ें याद रखनी है? E/m वैल्यू कैथोड रेज की फिक्स्ड होती है, इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द गैस होती है, हर गैस के लिए सेम रहती है। अभी इसके ऊपर मज़ीद डिटेल भी करेंगे डिस्कस। दूसरे नंबर पर मैंने अपने स्टूडेंट्स को क्या बताया कि जो कैनाल रेस की E/m वैल्यू ऑफ कोर्स नेचर ऑफ द गैस पर डिपेंड करती है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन किस तरह के आ सकते हैं
वो भी अभी थोड़ी देर में आप लोगों के साथ जो है वो मैं डिस्कस करूंगा। तो ये था डिस्चार्ज ट्यूब ऑपरेटर्स के अंदर दो पार्टिकल्स की डिस्कवरी का सिनेरियो, जिसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दो शामिल है, यानी कि कैथोड रेज और कैनाल रेज की बात हो रही थी, यानी कि दो सब एटॉमिक पार्टिकल्स। और उसके बाद इनकी प्रॉपर्टीज़ 1900 तक चलती रही थी। तो उसके बाद आपको पता है 1932 तक यही बिलीव किया जाता था कि एक एटम के अंदर सिर्फ दो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। बाद में 1932 के अंदर जाकर के जेम्स चैडविक ने आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी के थ्रू न्यूट्रॉन की डिस्कवरी करके एक तहलका मचा दिया था। बट न्यूट्रॉन को इंडिकेट रदरफोर्ड पहले ही कर गया था अपने मॉडल के अंदर, जो उसने 1900 के अंदर जो है वो प्रेजेंट किया था। यानी ये सारी एक हिस्ट्री है और बड़े बड़े साइंटिस्ट का काम है, बड़े बड़े साइंटिस्ट का नाम है, बड़े बड़े साइंटिस्ट का वर्क है इसके अंदर। एटम्स की डिस्कवरीज के अंदर ढेर सारा एफर्ट है जो इस वक्त आप लोगों के सामने मैंने प्रेजेंट करने की कोशिश की। हर एक पॉइंट को, जहाँ भी जो बात समझ में ना आए वीडियो को पॉज करें, उसको देखें। कैनाल रेस क्या है और कैथोड रेस क्या है। अब आइए ज़रा इनकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ आप लोगों के साथ डिस्कवर हो जाए। जैसा कि मैं आप लोगों को बोल रहा था रिगार्डिंग टू द कैनाल रेस, अब कैनाल रेस की यहाँ पे अलहदा से पिक्चर के अंदर भी आप लोगों को सारी डिटेल में दिखा सकता हूँ। ये देखो, ये इस वक्त बिल्कुल वही ऑपरेटर्स है, सब कुछ वही है, लेकिन परफोरेटेड कैथोड है और इसके अंदर से ये कैनाल रेज जो है वो पास आउट करेंगी और ऑफ कोर्स ये भी ऑपोजिट टू द एनोड जो है वो ग्लो प्रोड्यूस करेंगी। तो कैनाल रेज की वजह से डिस्चार्ज ट्यूब में रेड कलर का ग्लो होता है और कैथोड रेज की वजह से ग्रीन कलर का ग्लो होता है। तो ये आपने कलर ऑफ द ग्लो भी ज़रा अच्छे तरीके से याद रख लेना, ये भी भूलने वाली बात नहीं है। अब ये तो सारे का सारा जो सिनेरियो था ये कैनाल रेस के हवाले से था। और मैंने क्या बोला कि यहाँ पे जो कैनाल रेस प्रोड्यूस होनी है, जो कैटाइंस प्रोड्यूस होनी है, इनकी E/m वैल्यू नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड करती है। आपकी टेक्स्ट बुक की बात लिखूँ, उसने कहा था सिंपलेस्ट प्रोटॉन्स आर प्रोड्यूस्ड व्हेन हाइड्रोजन गैस इज यूज्ड। अब यहाँ पे दो MCQs हैं जो आप लोगों से मैं पूछ लेता हूँ। हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन, नाइट्रोजन। तो मैं आपसे MCQ पूछ रहा हूँ कि कैथोड रेज ऑफ मैक्सिमम E/m वैल्यू आर प्रोड्यूस्ड बाय, कैथोड रेज ऑफ मैक्सिमम E/m वैल्यूज आर प्रोड्यूस्ड बाय। क्या ख्याल है, क्या आंसर होना चाहिए? बच्चे बड़े तेज हैं, जल्दबाज हो गए थे सर, मसला ही कोई नहीं है। देखो हाइड्रोजन का मैथ्स 2 है, हीलियम का मैथ्स 4 जे, नियॉन का 20 कर लो, तो नाइट्रोजन का 28 कर लो। तो जिदा मैथ ज़्यादा होएगा उसकी E/m वैल्यू घट हो जाएगी। तो इसका मतलब है मैक्सिमम के लिए मिनिमम मैथ सेलेक्ट करना है और वो जज्बाती होकर हाइड्रोजन सेलेक्ट कर बैठते हैं। बेटा बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। क्या गलती की? कैथोड रेस की E/m वैल्यू पूछ रहा है और मैंने आपसे कहा था कैथोड रेस की E/m वैल्यू इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द गैस होती है, ये हर गैस के लिए कांस्टेंट होती है। तो मेरे बच्चों यहाँ पे इसका नाम बनेगा ऑल हैव सेम, ऑल हैव सेम, यानी कि सब की E/m वैल्यू क्या है? सेम है। ये कैथोड रेस की बात हो रही है। हाँ, कैथोड रेस की बजाय अगर यहाँ पे कैनाल रेस कह देता या प्रोटॉन कह देता या पॉजिटिव रेस कह देता तो फिर क्या आंसर होना था? फिर देखें, जिसका मास मिनिमम है उसकी E/m वैल्यू मैक्सिमम होगी। आपके सामने देखो, सब पर चार्ज पॉजिटिव क्रिएट कर देता हूँ, आयोनाइज हो चुके हैं। +1/2 +1/4 +1/20 +1/28। तो मैक्सिमम जो आ रही है वो हाइड्रोजन गैस के लिए E/m वैल्यू आ रही है। तो अगर कैनाल रेस कहें तो फिर E/m वैल्यू डिफरेंट होगी और अगर कैथोड रेस कहें तो सब गैसेस के लिए E/m वैल्यू क्या होगी? सेम। एक ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट और जो मैं आपको बताना चाहता था और मैंने बता दिया। ओके, डन। इसके बाद आगे ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, चंद एक मेजर प्रॉपर्टीज़ हैं जो मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करूंगा। ये एक E/m वैल्यू की कैलकुलेशन के लिए जे थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट करवाया था
कि अगर कैथोड रेज की डिफ्लेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड में करवाई जाए, मैग्नेटिक फील्ड में करवाई जाए तो किधर किधर होगी, इसके ऊपर मैं अभी आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। लेकिन पहले मैं चंद एक प्रॉपर्टीज़ आपके साथ डिस्कस कर लूँ, क्योंकि ये 2 MC प्रॉपर्टीज़ सिलेबस में डायरेक्टली नहीं है, लेकिन अब कैसे सिलेबस में क्या सवाल आ सकता है वो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। कैथोड रेज के रास्ते में अगर कोई नॉन ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट रखी जाए तो कैथोड रेज उससे हिट करके उसका शेडो कॉज करती हैं। तो ये जो शेडो कॉज करना है, याद रख लीजिएगा, शेडो कॉज करना कैथोड रेज की वेव नेचर को डिस्कवर कर रहा है। आपको पता है इलेक्ट्रॉन की वेव एंड पार्टिकल डुअल नेचर को डी ब्रॉगली ने फाइनलाइज किया था और नोबेल प्राइज विन किए थे यार, सिर्फ और सिर्फ एक इक्वेशन लैम्डा इज इक्वल टू h/mv बनाकर जनाब वो नोबेल प्राइज विन करके ले गया था। और हालांकि इसने इक्वेशन कहाँ से बनाई थी, इसने प्लांक्स की इक्वेशन उठाई थी इज इक्वल टू hc/λ, और उधर से आइंस्टाइन की उठाई इज इक्वल टू mc², दोनों को मिलाया और इक्वेशन बना के, सिर्फ इक्वेशन बना के, प्रूव नहीं किया था, सिर्फ इक्वेशन बना के नोबेल प्राइज विन किया था। उस वक्त की ये सबसे ज़्यादा डिबेटेबल और सबसे ज़्यादा क्वेश्चनेबल जो है वो इक्वेशन थी, जिसने तहलका मचा दिया था तमाम की तमाम क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर। एनी हाउ, तो वेव नेचर शेडो कॉजिंग से वेरीफाइड हो रही है। कोई आपसे MCQ पूछ ले, शेडो कॉजिंग इज द वेरिफिकेशन ऑफ विच नेचर ऑफ कैथोड रेज और इलेक्ट्रॉन, तो आपका आंसर होना चाहिए वेव नेचर। इसी तरह ये शेडो कॉज होती हुई आपको एक ट्यूब दिखा दी जो एक्चुअल डिस्चार्ज ट्यूब ऑपरेटर्स होता है, जिसमें ये शेडो कॉज एक्चुअल एक्सपेरिमेंट में किस तरह होता है वो दिखा दिया। उसके बाद अगर कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज में डिस्कस करो तो इनके रास्ते में एक स्मॉल पैडल व्हील रख दिया था, तो इनके बारे में देखा गया कि स्मॉल पैडल व्हील को ये रोटेट करवा सकते हैं। तो लाइट पैडल व्हील कैथोड रेज अगर रोटेट करवा रहे हैं तो मुझे कह देना चाहिए दे पोजेस मोमेंटम, यानी कि इनके अंदर मोमेंटम मौजूद है। और मोमेंटम की वजह से इनकी कौन सी नेचर वेरीफाइड हो रही है, पार्टिकल नेचर। ठीक है जी, तो पार्टिकल नेचर, वेव नेचर दोनों कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज से वेरीफाइड होती हैं, जो कि आप लोगों को दिखाते हैं। इसके अलावा और भी प्रॉपर्टीज हैं, फ्लोरेसेंस कॉज करती हैं, डिस्चार्ज टेक्स प्लेस, आयोनाइजेशन कॉज करती हैं, रिड्यूसिंग इफेक्ट होता है, ब्ला ब्ला ब्ला, वो सारी आप लोग फॉर द सेक ऑफ योर नॉलेज दोबारा से रिवाइज करें। लेकिन ये जो एक दो मेन थी मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था। इसके बाद ये E/m वैल्यूज़ का एक छोटा सा टेबल है, ये आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ ताकि ये बात आपको समझ आ जाए, पक्की पता चल जाए। नेक्स्ट वीडियो में मैं थोड़ा सा ये डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। तो ये डिफ्लेक्शन वाला मैंने अगली वीडियो के साथ आप लोगों के अंदर जो डिस्कस करना है। अब मैं आपके साथ 2 टेबल इस वीडियो के एंड पर डिस्कस करना चाह रहा हूँ। कौन कौन से? एक कैलकुलेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज टू मास E/m वैल्यू की बात हो रही है, और एक यहाँ पे इनके टोटल चार्ज और टोटल मास, एक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में कितना। तो ये रट्टा है, इसके ऊपर कोई ऐसा टेंशन वाली कोई ज़रूरत नहीं है। चार्ज है, मास है किलोग्राम में, AMU में, और रिलेटिव मास यानी कि इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में अगर देखी जाए, ये किसी भी एक पार्टिकल की दूसरे पार्टिकल के कंपैरिजन में देखी जाए। ये है मिनिमम चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रिसिटी जो एक इलेक्ट्रॉन पर मौजूद होता है, 1.602 10⁻⁻⁹ कूलम। ये याद रखिएगा, यही मैग्नीट्यूड लेकिन पॉजिटिव साइन के साथ एक प्रोटॉन पर मौजूद होती है। एंड एज यू नो न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी बाद में डिस्कस होगी। केजी में मास देखो, और बेटे गलती क्या होगी कि किलोग्राम की बजाय ग्राम वगैरह या मिलीग्राम में भी कन्वर्ट करना पड़े तो कोई इशू नहीं है। ग्राम में कन्वर्ट करना तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देना, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, जानते हैं आप लोग। और अगर मिलीग्राम में कन्वर्ट करना हो तो किलोग्राम में ढाकर 10⁻6 लगा दीजिएगा, तो ये यहाँ पे 10⁻6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये -25 मिलीग्राम हो जाएगा। तो ये बस जेन में रख लीजिएगा कि मैसेज का हेर फेर कर सकता है वो यूनिट्स के लिहाज से। ये है प्रोटॉन का मास जो कि ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन, और ये रहा न्यूट्रॉन का मास जो कि अगेन स्लाइटली हायर है एज कम्पेयर टू प्रोटॉन। इसलिए हम लोग कहते हैं कि हैवीएस्ट जो सब एटॉमिक पार्टिकल है मास वाइज देखा जाए तो वो न्यूट्रॉन। ये रही इनकी E/m वैल्यू, ये रही इनकी AMU के अंदर जो है वो मास, यानी कि रिलेटिव मास जिसको हम लोग कहेंगे। AMU में आपको पता है कौन सी मास होती है, रिलेटिव मास। ये भी ध्यान में रख लीजिएगा कि रिलेटिव मास को ये आगे रेशो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया गया, यानी कि क्या मतलब है भी आपको सिखाता हूँ। अगर इस मास को, ये जो लिखी हुई है 5.4858 10⁻⁴, इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 5.4858 10⁻⁴ को अगर मैं 1836 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे एग्जैक्ट मास किसका मिल जाएगा, प्रोटॉन्स का, ये वाला।
यानी कि इस वैल्यू को आप मल्टीप्लाई करें 1836 से तो आपको ये मास मिलेगा। अगर इस मास को आप मल्टीप्लाई करें 1840 से तो आपको ये मास मिलेगा 1.0087। ये 1.0087 किसका मास है? न्यूट्रॉन का। 1.0073 AMU किसका मास है? प्रोटॉन का। 5.4858 10⁻⁻⁴ किसका मास है? इलेक्ट्रॉन का। और इस मास के कंपैरिजन में ये मास 1836 टाइम्स ज्यादा है, जो आप लोगों को ये जो नीचे लिखा हुआ है, और इस मास के कंपैरिजन में ये न्यूट्रॉन का मास कितने टाइम ज्यादा है? 1840 टाइम्स ज्यादा है। आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लें कैलकुलेटर पे, आपको ये आंसर मिलेगा। आप कहना चाहते हैं सर कि अगर मैं 5.48 10⁻⁴ को 1836 से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे क्या मिलेगा? मैं कहूँगा ऑफकोर्स आपको मिलेगा 1.0073 AMU। आप कहेंगे सर इसको 1840 से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे क्या मिलेगा? ऑफकोर्स 1.0087 AMU। तो एक तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि रिलेटिव मास का मतलब है वही जो AMU के रिलेटिव स्केल पर जो है वो कैलकुलेट की जाती है, और ये वैल्यूज़ आपके सामने लिखी हुई है, इनको सिंप्लीफाई यानी कि यूँ समझ लो ये इनकी रेशो बना करके जो है वो आप लोगों के सामने रख दी गई है। तो जी ये समस्या भी हल हुई। और उसके बाद E/m वैल्यू के ऊपर मैंने डिटेल में बता चुका हूँ कि जो कैथोड रेस की E/m वैल्यू है ये हमेशा कांस्टेंट होती है। ये रहा चार्ज, ये रहा मास, डिवाइड करने पर चार्ज ऊपर और मास नीचे, आपको ये वैल्यू मिलेगी। इस वैल्यू के साथ अब आप लोगों ने याद रख लेना है, यहाँ पे MCQ भी आ सकता है। मैं 2-3 बातें बता दूं। चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, आपसे कोई पूछे चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, वो आपको पता होना चाहिए। चार्ज ऑन 1 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आपको पता होना चाहिए। चार्ज ऑन ½ kg ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता होना चाहिए। इसी तरह मैं एक और बात भी यहाँ पे लिख देता हूँ कि चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये 2-3 चीज़ें आप लोगों के नॉलेज में होनी चाहिए। 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 किलो और आधा किलो, बेटा 1 किलो पर कैलकुलेट करने की तो ज़रूरत नहीं है। ये देखो 1.7588 10 to 11 कूलम पर kg, मीन टू से कि 1 kg इलेक्ट्रॉन पर चार्ज यही है जो ऊपर उसकी E/m वैल्यू है पर kg के हिसाब से। फिर ½ kg का मतलब है कि इसको 2 से डिवाइड कर देना आपने, ठीक है जी। तो ये हमारे पास 2 से अगर डिवाइड हो 1.7 तो आप लोगों को पता होना चाहिए ये तकरीबन जो है वो पॉइंट समथिंग बनेगा, ठीक है जी। 0.9 के करीब या 0.78 के करीब जो है वो बन जाएगा, ठीक है। तो ये बात ज़हन में रखिएगा, पावर वही रहेगी। तो इस वैल्यू का हाफ कर दिया जाए तो वो आधे किलो पर, अब कोई आपसे कहे अधपा इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होगा, पाइया इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होगा, आधा किलो पर कितना होगा, 3 पाव पर कितना होगा, तो आप उसी के हिसाब से इसको जो है वो कैलकुलेट करते रहिएगा। 1 पाव के लिए 4 से डिवाइड कर दीजिएगा, आधा किलो के लिए 2 से डिवाइड कर दीजिएगा। अब छटांक और तोला इलेक्ट्रॉन्स ऐसी जो है वो बोंगी UHS नहीं मारने वाला, लेकिन बेटा UHS से कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तो आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि आपने अब क्या करना है। एनीहाउ, E/m वैल्यू ऑफ प्रोटॉन इज ऑफ कोर्स ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन और लेसर देन इलेक्ट्रॉन, ये MCQ आ सकता है। जब आप देख रहे हो मास ज्यादा है तो इसका मतलब है प्रोटॉन की E/m वैल्यू कम होगी। तो मैं ये कह दूं कि इलेक्ट्रॉन लार्ज E/m वैल्यू के साथ है, प्रोटॉन स्मॉल E/m वैल्यू के साथ है, और न्यूट्रॉन की E/m वैल्यू होगी नहीं क्योंकि उसके ऊपर चार्ज 0 होता है। उसका 0 ओवर मैस कर दिया जाए तो वो क्या रहेगा? 0 ही रहेगा। ये मैं किसकी बात कर रहा था? मैं न्यूट्रॉन की बात कर रहा था। तो बेटे एक बात ज़हन में रख लीजिएगा कि लार्ज मैस किसका है? प्रोटॉन का, लेकिन लार्ज E/m वैल्यू किसकी है? इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि जिसका मैस ज़्यादा होता है उसकी E/m वैल्यू कम होती है, कम होती है, कम होती है। ओके, सो नाउ आपको E/m वैल्यू के हवाले से बता दिया। 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज सबको पता 1.602 10 to -19। अब आप कहेंगे सर ऊपर 1 मोल का क्या चक्कर है? बेटा इस 1 इलेक्ट्रॉन के मास को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करो तो ये वैल्यू भी याद रख लेना 96548 कूलम आता है, जो कि 1 फैराडे के इक्वल होता है, जो कि फैराडे के लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस से हम लोग डिराइव करते हैं। ये छोटी क्लासेस में लिखा हुआ है। ये फैराड नहीं है जो कैपेसिटेंस का यूनिट, समझ लीजिएगा, ये फैराडे लिखा हुआ है। तो 96,500 कूलम इज इक्वल टू 1 फैराडे, जो कि आप लोगों को 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है। ये वैल्यू पेपर में आ सकती है, आ सकती है, आ सकती है। इसको अच्छे तरीके से याद रख लीजिएगा।
चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके आता है। वैल्यू डायरेक्ट याद रख लो कैलकुलेशन की बजाय, और वो वैल्यू आप लोगों के सामने मैंने बता दी 96,500 कूलम के राउंड अबाउट है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 1 फैराड के इक्वल है। तो ये आप लोगों के सामने कुछ इन्फॉर्मेशन थी रिगार्डिंग टू द ई ओवर एम वैल्यूज़, जो कि आपसे पेपर में पूछी जा सकती है। अब आप लोग देखें कि ई ओवर एम वैल्यू मैक्सिमम आपको कैथोड रेज के लिए मिलेगी, मिनिमम आप लोगों को न्यूट्रॉन के लिए मिलेगी, उसका मैस मैक्सिमम, लेकिन न्यूट्रॉन की ओवर एम वैल्यू हम लोग जीरो मैस की जीरो चार्ज की वजह से नहीं कंसिडर करते। और ये रही आपके पास प्रोटॉन की ई ओवर एम वैल्यू। अब आपसे ई ओवर एम वैल्यू के हवाले से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, आपसे मैस चार्ज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है, रिलेटिव मैस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। ये सारी बातें आप लोगों को ध्यान में रख लीजिएगा। 2 प्रॉपर्टीज़ कैथोड रेज की मैं आप लोगों को बताना चाहता था, शेडो कॉजिंग और ऑफ कोर्स पैडल व्हील को ड्राइव करना। ये मुझे पसंद थी इसलिए मैंने आपको बता दी, शायद पेपर में आ जाए। बस अब अगली वीडियो में जो रिकॉर्ड करने लगा हूँ, गेट स्टडी फॉर दैट वीडियो, एंड दैट इज द डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, और साथ में कुछ और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो काइंडली वॉच कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।